बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एक और सबकी ऑडियंस को। मैं हूँ हुमायूं ज़ेब-अब्बासी और मेरा साथ देती हैं हलीमा जुल्फ़िकार। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। वीकेंड आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा अच्छा गुजरा होगा। वीकेंड पे बहुत सारी चीज़ें जहाँ हम करते हैं वहाँ हम ये सोच रहे होते हैं कि हम रिजुविनेट करेंगे अपने आप को, अपने माइंड को, अपनी फिज़ीक को, और फिर जब वापस मंडे को हम आएंगे तो हम एक बेहतरीन एनर्जी के साथ जो है वो आएंगे। तो सुबह सुबह कोशिश क्या करें कि इस एनर्जी को ना सिर्फ अपनी कायम दायम रखें बल्कि दूसरों की एनर्जी को भी जो है वो कायम रखने की ज़रूरत होती है। अब टॉपिक की तरफ आएंगे। मैं आज हुमायूं सोच रही थी कि जैसे ही अगस्त का महीना शुरू होता है तो हम लोग देखना शुरू हो जाते हैं कि हमारे इसको मुझे तो नहीं कहा वो रीजन में। नहीं बिल्कुल भी नहीं, आपको नहीं कहा और आपको पता है मैंने किसको कहा है अच्छा, जैसे ही अगस्त का महीना शुरू होता है तो हम लोग देखते हैं कि एक एनर्जी में चेंज आ जाता है। हर जगह पे हम लोग सब झलाली परचम देखना शुरू हो जाते हैं। अगर हम मार्केट्स में जाते हैं तो कपड़े देखना शुरू हो जाते हैं, दुपट्टे देखना शुरू हो जाते हैं। छोटे बच्चों के लिए बहुत सारे कपड़े जो है वो डिज़ाइन किए जाते हैं। एक चेंज जो है वो हमें फील होने लग जाता है कि हाँ जी, जश्न आज़ादी जो है वो आने लगा है। मैं आज सोच रही थी कि हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि पाकिस्तान में नुक्स निकालने के लिए बैठते हैं, किसी भी महफिल का हम हिस्सा बने। हमारी बहुत सारी बातें होती हैं जिसमें हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान में ये नहीं है, पाकिस्तान में ये नहीं है। अगर हम सारे एक दूसरे से पूछना शुरू कर दें या अपने आप से ही पूछने लग जाएं कि एक चीज़, एक काम जो खालिस्तान नियत के साथ आपने पाकिस्तान के लिए किया है, तो क्या हम सब इस बात का जवाब दे सकते हैं या नहीं दे सकते? तो जश्न आज़ादी आने से पहले अगर आपने अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किया जो आपने सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए, उसको साफ बनाने के लिए, उसको खूबसूरत बनाने के लिए, उसके अंदर कोई भी अच्छी इनपुट देने के लिए नहीं किया, तो कोई एक काम जो है वो अपनी फहरिस्त में डाल लें। कोई छोटा सा काम भी हो सकता है। तो मैंने ये बात 1 अगस्त को सोची थी और कल मैंने अपने घर में एक पौधा लगाया है जिसमें मैंने सोचा कि ये पौधा खालिस्तान मैंने पाकिस्तान के लिए लगाया है। इससे पहले मैं बहुत सारे पौधे लगा चुकी हूँ, लेकिन कभी भी मैंने ये सोच कर नहीं लगाया था कि ये मेरे मुल्क के लिए। तो वो पौधा मैंने अपने मुल्क के लिए लगाया है और ना सिर्फ लगाया है, बहुत सारी शजरकारी मुहिम होती हैं, लेकिन हम उसके बाद उन पौधों को भूल जाते हैं, उन चीज़ों को भूल जाते हैं। तो उसका आपने अपने मुल्क के लिए ख्याल भी रखना है। तो हुमायूं, ये ऐसा कुछ आपने कभी किया है या इस बारे में कभी सोचा? हलीमा, बहुत ही खूबसूरत मौजू, और मैं इसके बारे में सोच रहा था। और मैं आजकल मैं आपको बताता भी चलूँ कि मैं जोन आउट हो जाता हूँ। ये मेरे दोस्तों ने मुझे कहा इट्स बीन 2 वीक्स 3 वीक्स दैट कि मैं बात करते करते मैं किसी और दुनिया में चला जाता हूँ। और कहा होता है दैट हैपेंड टू मी टुडे एज वेल। मैंने कहा ये तो बिल्कुल सच कह रहे हैं, मैं तो जोन आउट हो जाता हूँ। वापस आते और मौजू के बारे में बात करते हैं। हलीमा ने मुझसे पूछा कि मैंने कभी कुछ ऐसा किया। मुझे अभी तक याद है, मैंने बहुत दफ़ा जिक्र भी किया है, मैंने मेहर आबादी जो हमारी यहाँ पे इस्लामाबाद में है उसके कुछ बच्चों को पढ़ाया था। एंड दैट आई स्पेसिफिकली डेड कि आई वांट टू डू समथिंग फॉर माई कंट्री। मैं अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहता हूँ। सो मैंने जो है वो अपनी दिलो जान लगा के किया। बहुत कम अरसे के लिए किया कि मेरे लिए फिजिबल हो, लॉजिस्टिकली फिजिबल होना बड़ा मुश्किल था कि मेरा घर बहुत दूर है एंड F11 इज़ ऑल द वे टू अ डिफरेंट प्लेस, और फिर उस जगह आना, फिर वो स्कूल खुलवाना, तो बड़ा मुश्किल हो जाता था। सोफे बैठ जाऊँ प्लीज़, मैं तो लगता है बूढ़ा हो गया हूँ। आई थिंक आई एम ओल्ड। आई थिंक यू शुड हायर अ न्यू होस्ट। आई हैव सरपास्ड दैट एज। मेरी उम्र निकल चुकी है। Maybe many people's want it, तो आप उनकी ख्वाहिश जो है वो उसको ऊंचा ऊंचा बोल के पूरा क्यों कराना चाहते? ले आप भी शौक पूरा कर ले, आ जाए। मैं यही कह रही थी ना कि रिजुविनेशन का जो हम इंतजार कर रहे होते हैं, वीकेंड का कभी कभी टाइम नहीं मिलता, तो बहुत थका हुआ मंडे आपको लगता है कि बहुत थकावट हुई है। अच्छा, द गुड पार्ट इज कि मैं हलीमा ने मौजूद तो बहुत अच्छा थे ना, तो मुझे अचानक से एक चीज़ याद आ गई। तुम भी होगी ना बूढ़ी? Find another female host. नहीं, मैं बूढ़ी नहीं हुई। ना ढूंढे। बहुत अजीब लग रहा है कि मैं खड़ी हुई हूँ, बैठा हूँ। तुम फिर भी पूरी आ रही। हाँ, तुम फिर भी आ रही थी। हाँ, क्योंकि बहुत खुल गया है ना फ्रेम, इसलिए आ रही। अच्छा, तो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, मुझे ना बड़ा शौक होता है गलियों चौबारों में घूमने का। ये मुझे बचपन से बहुत शौक है। आई रियली लाइक। दोनों एक सोफे बैठ जाए, तो आप इधर आ कहाँ नीचे बैठ जाओ।
ये ले जी बेल लेके आ, दोनों एक सोफे पे बैठ जाए। आप लोग लग रहे हैं नाराज है सही एक है। दूसरे से, बहुत अच्छा। करीब बहन भाई लगना शुरू हो गए। कोई बात नहीं। अच्छा, सो मैं बता रहा था कि मुझे गलियों चौबारों में बहुत घूमने का शौक है, तो मैं न्यू अपारा से अपना गोश्त लेता हूँ, ठीक है, ये सबको पता है। तो मैंने न्यू अपारा से गोश्त लिया, और क्योंकि मेरी गाड़ी जो है वो निकल नहीं सकती थी, आई वाज इन सैटेलाइट टाउन, वी मूव टू सैटेलाइट टाउन नाउ कंप्लीटली। सो मेरी जो गाड़ी थी वो निकल नहीं सकती, गली का ना पाइप डल रहा था, तो मैं सोया हुआ था, तो मैं गाड़ी लेके गया, तो तो मैं अब गाड़ी अंदर ही रहेगी। गाड़ी अंदर ही अंदर ही रहेगी, रहेगी। बाकी सबकी बाहर, मेरी अंदर रहेगी, और मैं सिर्फ अपनी गाड़ी में यूजुअली जाता हूँ, मैं किसी गाड़ी नहीं लेके जाता। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा लेट्स डू वन थिंग कि मुझे अपारा वैसे बहुत पसंद है, तो मैं न्यू अपारा से ओल्ड अपारा पैदल जाता हूँ। मैंने कर दिया, टेरिटोरियल डॉग्स ने मुझे ढूंढ लिया, वो टेरिटोरियल डॉग्स जो वहाँ के मकीम कुत्ते थे, उन्होंने मुझे ढूंढ लिया। अब कि कोई 12 बाहर से आया है? कुत्ते, हाँ, ये बाहर से और आया मेरे है? हाथ में क्या था, मेरे हाथ में था गोश्त। और जैसे ही मैंने ऊपर देखा आसमान की तरफ, क्योंकि वहां पे बहुत बड़ा कूड़े का ड्रम था और ऊपर बाजों का ढेर, मैंने कहा या तो ये मुझे उठा के ले जाएंगे या गोश्त को। या गोश्त को। तो फिर आपने गोश्त को सेक्रीफाइस तो कर दिया? मैंने ना मैं बता रहा हूँ, हंसते मेरे बच्चों की तरह भागना शुरू कर दिया, कुत्ते ने भागना शुरू कर दिया। हालांकि बचपन से हमें बताया जाता है कि कि जब आप भागते इस तरह के नहीं स्ट्रीट है। डॉग्स देखें तो आपने कभी भी भागना नहीं होता, कुत्तों ने भागना शुरू कर दिया। तो मैंने जो है वो, अब शुक्र एक अंकल थे, उन्होंने उस कुत्तों को भगाया, और फिर मैं और इस तपती गर्मी में मैं उस गलियों से जाता गया, और फिर मैंने घर देखे, और मैंने देखे बहुत छोटे छोटे घर, बहुत छोटे छोटे घर। तो मैंने अल्लाह का इतना शुक्र अदा किया, तो मैंने कहा मैं हमेशा चाहता था कि ये घर मुझे मिले। आपको ये बात बड़ी, मैंने अक्सर हलीमा से जिक्र किया, आई लाइक दैट क्वार्टर्स जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं, मुझे बहुत पसंद है। तो जब मैंने झांक के देखा तो द साइज वाज रियली स्मॉल, मैंने आपको पहले भी ये बात द बताई। साइज वाज, मैंने कहा यार मेरा तो, मैंने कहा था बाहर से वो दुनिया बड़ी अच्छी लगती है, आपको लगता है बड़ी फैसिलिटी है वहाँ पे लेकिन सब ये कुछ नहीं है, कि लेकिन मुझे जब आप वहाँ तब अंदर भी रहते अच्छा हैं तो लगा। आपको कहते हैं कि यार नहीं, मैं मुझे इससे बेहतर जगह, और अल्लाह ताला ने जब आपको एक बेहतर जगह दी होती है तो फिर आप क्यों वहाँ मूव करना और मुझे चाहेंगे? तब भी अच्छी लगी, वो लगी बहुत अच्छी। लेकिन मैंने ये कहा, मैंने कहा देखो अल्लाह ताला आपको कितनी नेमतों से नवाजता है। आई जस्ट से हाय टू ज़ैनब, लग रहा है तरसे बच्चों की तरह देख रहे, टॉफी नहीं चाहिए होती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। बहुत अच्छी लग रही है। रंग का इंतखाब तो मैंने किया है, लेकिन आपने बहुत अच्छे लिबास का बहुत इंतखाब शुक्रिया किया, जी। बहुत अच्छे बहुत कपड़े शुक्रिया। लग रहे हैं आपके माशाल्लाह, और आप जाहिर है उसमें और भी ज्यादा मुंडी गिर अच्छी जाएगी लग अगर आप और गिर जाएगी मुंडी। रही है। ज़ैनब मुझे बताओ कि पाकिस्तान के लिए अगस्त का महीना शुरू हो गया, अभी तक ऐसा कोई काम किया है जो फख्र से कह सको कि हाँ मैंने जश्न आज़ादी इसलिए मनाना है क्योंकि मैंने ये काम खालिस्तान सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क के लिए किया है? अच्छा, सिर्फ ये नहीं कि 14 अगस्त है तो उसके लिए मैं ये काम करती हूँ, ये मैं बचपन से ही जो है मेरे अम्मी अब्बू की अच्छी बात उन्होंने है। हमें ये चीज़ डेवलप की कि हम जैसे हम कहीं जाते भी हैं तो कोई भी चीज़ हम रैपर खाते हैं और रैपर बच जाता है, तो उसका हम ये करते हैं कि हमने या तो शॉपर रखा हुआ होता है, या ये चीज़ की हुई होती है कि हमने गाड़ी में ही एक डस्टबिन या शॉपर रखा होता है। कोई भी हम गन जो है, मैंने अपने बच्चों के अंदर भी ये चीज़ डेवलप की है, जैसे मेरे घर वालों ने ये की थी। तो ये चीज़ मैं कहती हूँ ये बहुत बड़ी चीज़ है जो मैं अपने बच्चों तक, अब इसी तरह से जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ चलती जाएगी। मेरे बच्चे जो हैं वो अपने बच्चों तक ये बात पहुँचाएंगे। तो ये चीज़ है कि बस सफाई का लेकिन ख्याल ज़ैनब बहुत रखती हूँ आपके जो बच्चे हैं ना वो बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग भी करते हैं। आपके बच्चे जो है ना वो बहुत, हम पेरेंट्स की तरह उस तरह से बात नहीं मानते। वो कहेंगे मामा सामने वाली गाड़ी वाला तो फेंक रहा है, आप हम पे इतनी सख्ती लेकिन करती फिर है कि हाथ में पकड़ उसका के जवाब बैठे ये रहो। होता है कि हम ये बात बोलते हैं उनको कि जब आप अपना बेड साफ करके सोते हैं, बेड साफ रखते हैं, अपना कमरा साफ रखते हैं, अपना वार्डरोब साफ रखते हैं, तो ये भी घर ही का एक हिस्सा है। अच्छा, बड़ा आप इधर बड़ा ही रहते हैं। इंडिविजुअल जो आपने बात बताई, इट्स वेरी इंडिविजुअल, व्हिच इज आई थिंक कि रोजमर्रा में ये तो करना चाहिए आपको। दिस समथिंग तो नॉट वही यू मैं कह डूइंग रही इट हूँ फॉर कि हाँ, पाकिस्तान, इसी यू तरह। डूइंग इट फॉर हाँ, योरसेल्फ। ये self। तमीज और एटिकेट सही से है, जो आपको खुद ऐसे ही। वैसे करने, जो शायद हमें सीखने की बहुत अशद जरूरत है। लेकिन मैं आई एम कमिंग बैक टू, मैंने जो सोचा है कि मैं इस बार क्या करूंगा, व्हाट हलीमा हैज टॉट मी, मैं मुझे पढ़ाई की तरफ में, क्योंकि मेरा एकेडमिया से ताल्लुक है, सो आई थिंक आई विल पिक अप अ किड जो पढ़ाई नहीं कर सकता, मैं शायद सही। उसकी आई विल गो टू टुवर्ड्स दैट साइड। और ये देखिए ये सदका जारिया है। हो सकता है बहुत सारे लोगों के, जिस तरह ज़ैनब ने कहा कि बहुत सारे लोग बहुत सालों से ये काम कर रहे हो अपने मुल्क के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनके दिमाग में ये बात आई ना हो कि एक छोटा सा काम करके भी हम अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और हुमायूं ने जिस तरह कहा कि जी मैं एक बच्चे को जो है वो पढ़ाना चाहूँगा, ये तो पूरी जिंदगी
रहेगी, जब तक वो बच्चा रहेगा इस दुनिया में आपको उसका सवाब जो है वो मिलता जाता जाएगा। रहेगा। आपने इसको सही कहा, सदका जारिया इस तरह कि वो बच्चा जब किसी और को आके पढ़ाएगा तो मुझे उसका सवाब भी सवाब मिलेगा, मिलेगा। बिकॉज उसको मैंने पढ़ाया है। सो दैट्स सदका जारिया एज वेल। हाउ डज योर वीकेंड गो? जो तुमने प्लान किया था, वाज इट लाइक दैट? हाउ वाज दिस वीकेंड? नहीं, मैंने जो प्लान किया था वैसा तो वैसा ही हुआ, क्योंकि मैंने सिर्फ रेस्ट करना था। मेरी पिछले मेरे पिछले 2 हफ्ते से बहुत शदीद तबीयत खराब थी और अभी भी खराब है। मैं गला खराब था, गला बुखार खराब था है, even, yes. जुकाम है और मैं हर शाम को मुझे बुखार हो जाता है और बहुत स्वेर किस्म का बुखार हो जाता है, मुझे समझ नहीं आ रही। नजर भी लग सकती तो ऐसा हो सकता है। मैं 3 दिन मैंने सिर्फ बेड पे आराम किया और मेरे घर वाले परेशान हो गए थे कि ये रेस्ट नहीं करती, क्या हो गया इसको। हमारे यहाँ है जब अगर कुल पढ़ो और किसी को जो पढ़ रहा हो मैं सूर्य वाक्य रोज शाम को लगाती हूँ और वो अच्छा जबरदस्त। तो मैं जो हूँ सूर्य वाक्य रोज शाम को लगा के सुन रही हूँ और पढ़ भी रही हूँ। ये चीज एक चीज मैं कर रही हूँ। अल्लाह ताला जो है वो सेहत दे और नजर से बचाए। मैं वीकेंड का तो बताती हूँ, लेकिन दोनों दिन फ्राइडे नाइट भी और सैटरडे नाइट भी जल्जिला आया, तो अल्लाह ताला जी हम सबको महफूज रखे इस तरह की नाकाहानी आफात जो भी जब भी आती हैं। तो बड़ा दिल वो होता है कि हम लोग तो चलो अपने अपने घरों में जो है वो बैठे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद जिनको मुश्किलात हो इन चीज़ों की वजह से। फ्राइडे को तो लेट नाइट आया था 2 बजे, लेकिन सैटरडे नाइट जो है वो मेरे ख्याल से 12 बजे आया था। तो इसलिए अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। ज़ैनब आज क्या बना रहे हो? आज हमायों की फरमाइश पे जो है फ्रेंच टोस्ट बन रहे हैं और फ्रेंच टोस्ट जो है हम चॉकलेट डिपर्स के साथ बनाएंगे, उसको हम डिप करके चॉकलेट सॉस में। डाइट का जो तुम बेड़ा करक कर रही हो ना आज, आप इतने दिन से खाने। Let's do it, ladies and gentlemen. Let's take a break है यहाँ पे। वापस आते कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सुबह आपका दिन। बहुत अच्छा क्वेश्चन। Welcome back to the after show. break. एक बार फिर से जी आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। While you're looking at the mobile, you just said all of these things. अच्छा, अब हम क्योंकि अक्सर जब भी मैं कल भी मेरी से बात हो रही थी, मेरे चचा आए हुए थे तो मैं उनसे बात करता, अब्बू कहते हैं चचा को भी। सो मैंने कहा अब्बू कहते क्या रूटीन चल रही है? तो मैंने कहा मैं कुछ कोर्सेज कर रहा हूँ, कुछ सर्टिफिकेशंस जो है उनके लिए मैंने अप्लाई किया हुआ है, तो आई हैव दिस डेट एंड आई हैव दिस डेट। तो मुझे कहा कितना पढ़ना है तुमने आगे? तो कहते क्या नौकरी कर तो रहे हो, अच्छी नौकरी? मैंने कहा मैंने तो नौकरी के लिए नहीं कर रहा, आई वॉन्ट टू बी स्किल्ड इक्विप्ड विथ वट आई एम डूइंग। मैं चाहता हूँ जो मैं कर रहा हूँ वो मैं इतने अच्छे तरीके से करूँ कि उसका कोई सानी ना हो, मेरा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो। तालीमी मयार के बारे में मैं बड़ी उनसे बहस अक्सर करता होता हूँ, अपने बच्चों के बारे में स्कूलिंग का पूछते मुझे कहाँ से करें, समझ नहीं आती कभी कभी, क्योंकि आपने जो एजुकेशन ली होती है कभी कभी आप उसके खुद नेगेट कर रहे होते हो, उसे आपको कह रहे होते हो कि नहीं दिस इज़ नॉट द राइट काइंड ऑफ एजुकेशन वन शुड गेट इट। जो करिकुलम जो मैं पढ़ रहा था मुझे उससे बड़ा इख्तलाफात थे। मैं चाह रहा था कि मिक्सचर होता हमारे गवर्नमेंट जो करिकुलम है और कैम्ब्रिज का। मैं कैम्ब्रिज से कम्प्लीटली भी जो है वो नहीं एग्री करता, लेकिन अब ये कौन करेगा? कब किसी को ख्याल आएगा कि असेंबली में नारेबाजी के बजाय एक दूसरे पर तोहमतें लगाने के बजाय, आप अपना बंदा लाने के बजाय, चीखों पुकार करने के बजाय आप कुछ ऐसा रेजोल्यूशन लाएं जिससे हमारे पाकिस्तान में बेहतरी हो। आई एम सो सॉरी, आई हैव टू एडमिट दिस। और मैं पॉलिटिकल डिफरेंस साइड, पाकिस्तान अब तरक्की गामजन पर है, बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो रही हैं। लेट्स वर्क टुगेदर और उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें एक और चीज़ भी है, एट टाइम्स क्या होता है लेजिस्लेशन हो जाती है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के हवाले से बात भी होती है, वो लोग उस चीज़ पर अग्री भी करते हैं, सब कुछ होता है, बट इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है कि ग्राउंड लेवल पे आके उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाए तो हम लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। हम लोग कुछ ना कुछ करके किसी ना किसी लूप होल को, बहुत सारे लोग जो है वो लूप होल की तलाश में होते हैं, उन्हें वो लूप होल मिल जाता है और वो उसको बुनियाद बना के अपना एक नया सिस्टम और सेग्रीगेटेड अप्लाई हो रहा होता है, कहीं पे अप्लाई हो रहा होता है, कहीं पे नहीं हो रहा होता। चेक एंड बैलेंस, अकाउंटेबिलिटी का बहुत बड़ा मसला
मसला है, अकाउंटेबल कोई नहीं ठहरा रहा होता उन्हें कि आप नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, इस पर फाइन होगा। इस हवाले से बहुत सारी बातें करेंगे। आज हमारे बच्चों के लिए कौन सी तालीमी निज़ाम बेहतर है, हम अपने बच्चों को अगर करियर की वाइज अगर वो कुछ बनना चाहते हैं तो किस जगह, किस तरीके, किस तौर से वो जाएंगे तो वो उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे। ही इज़ अ मीडिया स्पेशलिस्ट एंड नॉट जस्ट दैट, ही इज़ अ सीनियर जर्नलिस्ट और प्रोफेसर भी हैं और तालीमी मयार को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आपकी मुलाकात करवाते हैं अहमद सगीर साहब से, जो हमारे साथ आज मौजूद है। पहले भी हमारी इनसे मुलाकात हो चुकी है, आज दावत दी है ताकि इनसे बहुत सारी बातें हम कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग अहमद, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू फॉर कमिंग, प्लीज हैव अ सीट। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सवेरे आने के लिए। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपने बड़ा प्यारे लिबास का इंतखाब किया। थैंक यू वेरी मच, आप भी अच्छे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग इट बैक। अहमद साहब, सबसे पहले तो हम पूछेंगे, हम अक्सर चीज़ें, हलीमा ने आज बात की कि हम 14 अगस्त के दिन झंडियाँ तो लगाते हैं, झंडा सबसे ऊंचा हो हमारा, लेकिन क्या हमारा कद भी ऊंचा हो उससे कि जो काम हम अपने पाकिस्तान के लिए करते हैं। आपने कभी कोई ऐसी चीज़ की या ऐसा चीज़ करने का इरादा रखते हैं कि ये स्पेसिफिकली आई विल डू इट फॉर पाकिस्तान, मैं अपने मुल्क के लिए करूँगा, ये मैं दूंगा अपने मुल्क को? देखिए, ये बात आपकी बड़ी अच्छी है और अगस्त का महीना है और इस महीने में 2-3 चीज़ें हैं जिस पे प्राइमरीली हमें फोकस करना चाहिए। मुझे याद है, मैं छोटा सा था और झंडियाँ लगा रहे थे तो एक झंडी मेरे हाथ से गिर गई। तो मेरे दादा पता नहीं कहाँ से यकदम आए और मुझे ज़ोर से थप्पड़ मारा उन्होंने और उस झंडी को उठा के चूमा, आंखों से लगाया। उन्होंने कहा, तुम्हें पता नहीं है इस पाकिस्तान के लिए और इस झंडे को बनाने के लिए हमने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। आप यकीन कीजिए कि मैंने अपने दादा को रोते हुए ही देखा है। उसकी वजह ये थी कि हम लोग माइग्रेटेड थे, इंडिया से आए थे। मेरे दादा जो है, ये कुछ 7 भाई थे और ये अकेले आए थे पाकिस्तान। इनके सारे भाइयों को मार दिया था। मेरे नाना जो थे, ये भी 3 भाई थे और एक बहन। तो एक बहन को बचाते हुए 2 भाई मर गए थे और मेरे नाना अकेले पहुंचे थे यहाँ पे। तो आप सोचें कि जिन लोगों ने इतनी कुर्बानी दी हो इस मुल्क के लिए, उसको इसके झंडे से कितना प्यार होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। इसकी धरती से, इसकी हरियाली से, इसके खेतों से, इसके लोगों से और इसके बाकी हर चीज़ से कितना प्यार होगा। और यकीन कीजिए वो इस पर्टिकुलर 14 अगस्त वाले दिन जिस जो उनके अंदर एक तकद्दुस होता था, नज़र आता था उनकी आंखों से, उनके रवैये से, उनकी बातों से, वो मैंने कभी किसी और में नहीं देखा। और उसके अलावा एक दुख भी होता था, चूँकि हर 14 अगस्त को उनको अपने वो भाई याद आते थे, अपने वो रिश्तेदार याद आते थे जो वहाँ रह गए। मेरे दादा सबसे छोटे थे, तो इनके बाकी भाई इनको बचाते हुए और वो किसी भी तरह से चाहते थे कि हमारा एक जो ख़ानदान है, ये इसकी वो चलती रहे आगे, से मिट ना जाए, वो बिल्कुल ख़त्म ना हो। तो एक मुश्किल सफ़र था, लेकिन उस मुश्किल सफ़र को अल्टीमेटली मेरे दादा को अल्लाह ने 5 बेटे दिए, मेरे वालिद समेत, और फिर आगे उनकी नस्ल चली और अब हम लोग बेतहाशा कज़न्स हैं। तो अच्छा लगता है। अहमद साहब, आपकी इस बात से मुझे एक चीज़ याद आई, उसे जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है। मुझे बड़े दुख से बात करनी पड़ी है कि सिवाय पाकिस्तान टेलीविज़न के कोई ऐसा चैनल नहीं था जिसने पाकिस्तान को बनते हुए, पाकिस्तान की स्ट्रगल, वो जो हमारे आबाओ अजदाद ने जो स्ट्रगल की, जो कुर्बानियाँ दी, उसको बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया और उसमें इंटरेस्ट किया, सिवाय वन चैनल, नॉट बिकॉज आई एम सिटिंग हेयर, और ने ये बेड़ा उठाया। और फातिमा जिन्ना सीरीज जो है वो दानियाल अफजल की डायरेक्शन है, उस पर वो इंशाअल्लाह ताला जल्द आप देखेंगे। एंड इट इज़ सो इम्पोर्टेंट। अगर आप उसकी सिनेमेटोग्राफी देखें, आप जाहिर बात है एडवांस टेक्नोलॉजी है, हमारी जनरेशन को वो देखने की ज़रूरत है कि क्या कुर्बानियाँ दी हैं, क्या एजुकेशन थी, क्या क्या चीज़ उन्होंने अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर कर वो कैसे सामने आए हैं। यू गोइंग टू सी इट इन फातिमा जिन्ना एंड हैट्स ऑफ टू दानियाल, हैट्स ऑफ टू मौज़म, हैट्स ऑफ टू ऑल दीज पीपल जिन्होंने उसे प्रोड्यूस किया, उसको डायरेक्ट किया और एक अच्छी पिक्चर हमारी जनरेशन को दिखा रहे हैं। और बाकी चैनल्स जितने भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान की कुर्बानियां दिखाएं। हम देखते हैं हर मुल्क अपनी स्ट्रगल्स दिखाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जो भी आपने पाकिस्तान टेलीविजन का नाम लिया, बिल्कुल पाकिस्तान टेलीविजन ने इसके हवाले से बहुत काम किया है, लेकिन अब अगर हम उस काम को देखते हैं तो वाकई वो एक पिक्सेलेटेड पिक्चर नजर आती है और आप थोड़ी देर देखने के बाद कहते हैं कि अच्छा यार, थोड़ा सर में दर्द या आंखें थोड़ी झुंझला गई हैं तो ठीक है, इसको बंद कर देते हैं, या हम उसको कंटिन्यू
क्यों नहीं कर पाते? नई नई चीज़ें जदीद टेक्नोलॉजी के साथ बनाने की ज़रूरत है और बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हमारे पास हैं जिनके बारे में बात की जा सकती है, बनाई जा सकती हैं और दिखाया जा सकता है हमारी यूथ को कि किस किस तरह लोगों ने कुर्बानियाँ देके जो है वो इस मुल्क को हासिल But किया। you will जो कि inshallah उस ताला सीरीज see में it जो है in सारी Fatma चीज़ें Jinnah, मौजूद हैं। inshallah you will going to see it and we're very proud कि हमारा चैनल ये इनिशिएटिव ले रहा है। पर आप बता रहे थे हमें कि अब आपने क्या इरादा किया कि इस 14 अगस्त को आप क्या करेंगे? That will be individually for देखिए, पाकिस्तान। अब 14 अगस्त का, अब चूँकि अगस्त को खुशकिस्मती कह लें हमारी कि अब हम इसको फेस्टिविटी के तौर पे मनाते हैं। आप देखेंगे लोग बाहर निकले होते हैं झंडियाँ लेके गाड़ियों के अंदर, और जिस तरह से बिल्डिंग्स को इस्लामाबाद में सजाया जाता है तो हर बंदा जो है उसकी कोशिश होती। हम लोग तो 14 अगस्त का दिन भी जो है वो अपने ऑफिस में गुजारते हैं। मीडिया का काम इस तरह का है मीडिया का काम इस तरह का है, छुट्टी नहीं मिलती। उनको हमें उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया, तो ऑफिस में दिन गुजरता है। पर्टिकुलरली प्रोग्रामिंग इस तरह की आप लोग भी डेफिनेटली अगर आपका शो हुआ तो यहीं बैठे होंगे बिल्कुल और यहीं शो कर रहे होंगे आप लोग भी। Exactly. तो मीडिया के लोगों का तो इस तरह ही दिन गुजरता है। बिल्कुल ठीक। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू करेंगे। आप लोग भी कहीं मत जाइएगा हमारे साथ में। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह। आप कुछ सवाल करने लगी थी? मैं कहने लगी थी, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। हम लोग जो है वो अब अपने तालीमी जो निसाब है, जो हमारा अंदाज़ है, जो भी पाकिस्तान में चीज़ें चल रही हैं उसके हवाले से बात का जो है वो आगाज़ करते हैं। पहले तो हम ज़ाहिर है पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे थे। पाकिस्तान में 3 से 4 किस्म के इस वक्त निसाब जो हैं वो हम देखते आए हैं कि चल रहे हैं। किसी को भी कोई भी फुली सपोर्ट नहीं करता। ना कोई कह सकता है कि जी जो गवर्नमेंट में पढ़ाया जा रहा है वो ठीक है, ना कोई कैम्ब्रिज को। हुमायूं ने एक बड़ी अच्छी बात की थी कि एक अगर इस किस्म का निसाब हो जिसके अंदर सब कुछ इनकलकेट कर दिया जाए, वो एक नया निसाब जो है वो सामने आए, वो तो बड़ा बेहतरीन किस्म का हाइब्रिड निज़ाम कह लें या जो भी। अब हम देखते हैं कि कभी कभी लेजिस्लेशंस पास भी हो जाती हैं। हमने 1 करिकुलम और सिंगल करिकुलम इस तरह की बातें सुनी, वो लेजिस्लेशन भी पास हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ पे इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं होती। इसकी वजह से हम कहीं दोबारा पीछे वहीं आके खड़े हो जाते हैं। क्या रीज़न है इम्प्लीमेंट ना होने की, और क्या रीज़न है कि हमारा इस तरफ ध्यान नहीं है, हम लोग सीरियसनेस नहीं है? रीजंस क्या आपको समझ में आती है? देखिए, आप पहले तो ये देखें कि आपका टोटल जो जीडीपी है उसके कितने % जो है वो लिटरेसी पे खर्च कर रहे हैं आप। अच्छा, मुसीबत ये हुई कि हमने 18वीं तरमीम के बाद जो एजुकेशन है इसको हमने प्रोविंशियल सब्जेक्ट कर दिया। अच्छा, जब ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट हुआ तो फेडरल इससे अलग हो गया। अब वफाक में जो वफाक का जो तालीम है, इस वफाकी शहर के अंदर स्पेशली जो फेडरल एरिया है, इसके अलावा वफाक के पास कोई तालीम को सेट करने के लिए या लेजिस्लेशन करने के लिए उनके पास कोई चीज़ नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अब जब ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो गया, प्रोविंसेस ने, जो सूबों ने तालीम के ऊपर उनकी प्रायोरिटी नहीं है। चूँकि तालीम याफ्ता लोग अगर आ गए तो उनको वोट कौन देगा और उनकी बाकी मामलात को आगे कौन लेके चलेगा? देखें, एक जागीरदार तब तक ही जागीरदार है जब तक उसके पास हारी है, जब तक उसके पास मज़दूर है, जब तक उसके पास काम करने वाला है। अगर वो पढ़ लिख जाएगा तो उसकी ज़मीनों पे काम कौन करेगा, उसका हल कौन चलाएगा, उसके जूते कौन खाएगा, उसकी गालियाँ कौन सुनेगा, उसकी बकवास कौन सुनेगा, और वो किसको डांटेगा और किसके साथ जो है वो बदतमीज़ी करेगा। लिहाजा उन्होंने तालीम नहीं आने दी, उनकी प्रायोरिटी तालीम नहीं है और वो आने भी नहीं देना चाहते। आप देखें ना कि इस मुल्क के अंदर घोस्ट स्कूलों की एक बहुत बड़ी तादाद है। हमारा जो प्राइमरी निज़ाम है ये सारे का सारा जो सरकारी है, ये तो घोस्ट स्कूलों के ऊपर एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो चल रही है। और घोस्ट स्कूलों से मुराद ये है कि स्कूल होता है लेकिन उसमें टीचर कोई नहीं होता। सिंध के अंदर, इंटीरियर सिंध में और इंटीरियर आप देखें जो साउथ पंजाब है, यहाँ पे तालीम सबसे बुरी हालत में है। आप हैरान होंगे कि उस्ताद घर बैठ के, उसने किराने की दुकान बनाई हुई है और वो वहाँ पे किराने की दुकान भी चला रहा होता है और तनख्वाह भी ले रहा होता है। तो आप ऐसे लोगों से क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो तालीम को जो है वो करना चाहते हैं? या इससे पहले कि हुमायूं सवाल करें, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपसे डिफ़र करूँगी इस हवाले से कि पंजाब में अब हालात बहुत
बदल गए हैं। नहीं, पंजाब में इंटीरियर में भी हम मैं देखें, साउथ हम पंजाब की साउथ बात कर रहा पंजाब हूँ। में भी देखें, आप मैं जरा साउथ जानती हूँ पंजाब क्योंकि में- मेरा खुद ताल्लुक जो है वो तकरीबन साउथ पंजाब से ही है, और मैं वहाँ पे अब लोग कहते हैं कि बड़ी सख्ती हो गई है, बायोमेट्रिक हो गया है, आप इन में भी बायोमेट्रिक है, आउट में भी है, और आपको बहुत ज़्यादा आपके ऊपर सवाल। पहले अगर हम आज से 10 साल पहले तक देखें तो वाकई ही ऐसा होता था। इवन मैंने ऐसे लोगों को भी सुना है जिनकी पक्की नौकरियां लगी हुई, उनको नोटिस जारी किया गया है कि अब अगर आपने मास्टर्स की डिग्री, क्योंकि मास्टर्स पे उन्होंने करके कि जी हमने मास्टर्स किया हुआ है, वहाँ पे ली हुई थी नौकरी, कि अब अगर आपने मास्टर्स की डिग्री ना जमा कराई तो आपको यहाँ से फारिग कर दिया जाएगा। और उन्होंने हंगामी तौर पे मास्टर्स के एग्ज़ाम्स दे के पास करके फिर अपनी डिग्रियाँ जो है वो जमा कराई। तो पंजाब की हद तक थोड़ा सा निज़ाम बदला भी। आपने कहा फेडरल सिर्फ अगर करता भी है लेजिस्लेशन तो सिर्फ फेडरल के पास सिर्फ इस्लामाबाद की टेरिटरी है, लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि पंजाब में जो होता है वही फेडरल में भी होता है, तो फिर पंजाब की हद तक तो इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए उस देखिए, निज़ाम को। वो एक अंग्रेजी की कहावत है कि परसेप्शंस आर मोर स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी। देखिए, मैं खुद पंजाब से हूँ और साउथ पंजाब से हूँ और खानेवाल से हूँ और कबीरवाला से हूँ, और हम एक पॉलिटिकल घराना है। मेरे वाला साहब जो है वो सियासत में हैं और इलेक्टेड मेंबर हैं वो। अच्छा, हम लोग, हमसे ज़्यादा कौन जानता है साउथ को, और हम खुद देख रहे हैं। यानी हमारे ही हम लोगों को जो सबसे बड़ा मसला होता है जब हम वहाँ पे जाते हैं, तो मेरा छोटा सा गांव है और उस छोटे से गांव में एक स्कूल है जहाँ से मैं खुद भी मैंने तालीम वहीं से ली। अच्छा, कभी अगर वहाँ पे चले जाएं तो मैंने कभी भी वहाँ पे उस्तादों की पूरी हाज़िरी नहीं देखी, ठीक है। पूरी हाज़िरी नहीं देखी। मैंने ये नहीं कहता कि सारे उस्ताद गैर हाज़िर होते हैं, उस पर्टिकुलर जगह पे उस्ताद ज़्यादातर गैर हाज़िर होते हैं। अच्छा, अब ये तो उस जगह का हाल है जहाँ पे खुद मतलब कि वो सियासी लोग वहाँ पे जाके बैठते हैं, रहते हैं, और बट उससे थोड़ा दूर चले जाएं तो हालात बहुत और ख़राब ज़्यादा हैं। ख़राब हो। मुल्तान, शुजाबाद, बहावलपुर, ये जो जितना इलाका है, और दूसरा आप ये ऊपर तक चले जाएं, इस इलाके के बहुत पैथेटिक हालत है। भाई वहाँ पे तो आप ज़रा मियाँ वाली से आप क्लूरकोट की तरफ जाए ना तो आपको गाड़ी नहीं मिलती सही, तो वहाँ पे स्कूल कहाँ सही मिलेगा। आप ज़रा ये ईसा खेल साइड पे, मूसा खेल साइड पे चले जाएं, इन जगहों पे लोग अपनी ना बच्चियों को भेजते हैं स्कूल, ना ही वो बच्चियों के स्कूल जो है वहाँ पे वो टीचर्स आपको नज़र आएंगे। अब ऐसी हालत में देखिए, मसाइल हैं, मैं ये नहीं कहता, हमें होपफुल होना चाहिए, हमें ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, हमें पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन बहरहाल मसाइल से आंखें चुराना ये बिल्कुल ऐसी है कि बिल्ली को देख के जो है अगर कबूतर आंखें बंद कर लेगा तो उसको लगता है कि शायद मैं भी उसको नज़र नहीं आ रहा तो वो भी मुझे नज़र नहीं आ रही। दोनों की एग्जिस्टेंस बहरहाल मौजूद होती है। इस सिस्टम के अंदर मसाइल की एग्जिस्टेंस है, हमें उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और फिर उसका हल निकालना पड़ेगा। हमें देखें, हम ऑलरेडी डिवाइडेड हैं, बहुत सारे मजहबी तौर पे हम फ़िरक़ों में डिवाइडेड हैं, सियासी तौर पे सियासी जमातों के उसमें डिवाइडेड हैं, देन हम लोग लिसानी ज़ुबानी बुनियादों पे जो है डिवाइडेड हैं, फिर उसके बाद ज़ात पात, कौम, मुल्क, बरादरी, ठीक है ना, इसके अंदर हम डिवाइडेड हैं, और भी बहुत सारी जगहों पे जो है ना हम तकसीम शुदा लोग हैं। अब मुझे बताइए कि अब इस तकसीम शुदा मुआशरे के अंदर जब हमने तालीम को भी तकसीम कर दिया है तो क्या बने, वजह क्या है? सिंध के अंदर जो करिकुलम है वो सिंधी ज़ुबान में है, बलोचिस्तान के अंदर बलोची ज़ुबान के अंदर है, पेशावर के अंदर उन्होंने पश्तो बीच में ऐड कर दिया, प्राइमरी एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसकी वजह से जो चीज़ आपको जोड़ती थी वो उर्दू है, उर्दू दूर हो गई। अच्छा, जब आप उर्दू से दूर हो गए हैं तो फिर क्या है, फिर वो आपका एक जो कौमियत है, जो ज़ुबान है, जो लिसानियत है, वो ऊपर आ गई है। अब मुझे बताइए कि वो किस तरह से मुकाबला करेगा जब वो आता है नौकरी के अंदर, या जब वो ऊपर वाली उसमें आता है, तो उसकी जो ग्रूमिंग है वो उस तरह से बच्चे की हमने कर दी है कि उसका एक ख़ास माइंड सेट है, वो उससे नहीं निकल रहा। सो हमें देखना है, हमें रिविज़िट करना होगा। जापान ने तरक्की ऐसे की थी कि उन्होंने अपनी तालीम को, ठीक है, और अपनी नेशनल लैंग्वेज उनकी जो है वो जापानी है। वो ये नहीं है कि जी टोक्यो वाले जो है वो कुछ और बोल रहे हैं और हिरोशिमा वाले कुछ और बोल रहे हैं और नागासाकी वाले कुछ और बोल रहे हैं। वो सारे के सारे एक ही ज़ुबान के अंदर परोए हुए हैं और एक ही ज़ुबान के अंदर उन्होंने अपना रिसर्च और डेवलपमेंट की है और एक ही ज़ुबान के अंदर उन्होंने अपने आप को जो है उन्होंने फ्लोरिश किया और तरक्की की। यहाँ पे आप यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मिल जाएगा हमारे साथ।
जी वेलकम बैक टू द शो। एक बार फिर से आप सबको कहेंगे खुशामदीद। आप लोग भी कॉल करके किसी भी किस्म का इनपुट देना चाहें, कोई सवाल पूछना चाहें तो ज़रूर पूछ सकते हैं। हम लोग पाकिस्तान के निसाब तालीम के हवाले से बात कर रहे हैं कि बहुत डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो पढ़ाई जाती हैं और इसकी वजह से हम देखते हैं कि वो रिज़ल्ट जो हम चाहते हैं अपनी यूथ से वो हमें नहीं मिल पाते। अच्छा, मैं इसमें हम ज़ाहिर है ग्राउंड लेवल के हवाले से बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो स्कूल्स की जहाँ हम बात करें, हम देखते हैं कि डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ गया है। हमारे बचपन में इतना डिफरेंस नहीं हुआ करता था। जैसे हुमायूं फॉर सपोज़ कैम्ब्रिज में पढ़ा है और मैं सिंपल इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हूँ, और हमारे साथ कोई बच्चा है जो उर्दू मीडियम में पढ़ा है, हमें कुछ चीज़ें तो फ़र्क होंगी लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क कि हम आपस में बैठ के बात ही ना कर सकें, ऐसा फ़र्क नहीं होगा। लेकिन अब हम देखते हैं कि वाकई ही इतना फ़र्क आ गया है कि जो उर्दू मीडियम वाला बच्चा है या इंग्लिश मीडियम वाला भी इवन जो बच्चा है वो कैम्ब्रिज वाले के साथ शायद कम्युनिकेट ही नहीं कर सकता। उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो चीज़ें हैं ही नहीं कि हाँ इसको मेरे से बहुत ज़्यादा पता है तो मैं खामोश ही रहूँ वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो क्या वाकई ही इन चीज़ों में इतना फ़र्क है या नहीं? सिर्फ ग्रूमिंग का फ़र्क है जो हम उनको ग्रूम नहीं कर पा रहे और कैम्ब्रिज वाले जो हैं वो ग्रूम्ड होते हैं ज़्यादा? ये बात ठीक है। उसकी वजह ये है कि जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो भी चेंज है ना दोनों जगहों पे। यानी सिर्फ करिकुलम नहीं है और पढ़ने वाला बच्चा नहीं है। अब जो कैम्ब्रिज के अंदर या कॉन्वेंट में या बड़े स्कूलों के अंदर या उन इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो कि फ़ॉरेन उस ख़ास लाइन को टो कर रहे हैं, वहाँ पे जो पढ़ेगा उसको ऑलरेडी घर का माहौल भी वैसे ही मिला होगा। उसकी फैमिली, मतलब कि अब हम नाम नहीं लेते उन स्कूलों का, जो अच्छे बड़े स्कूल्स हैं वहाँ पे पढ़ाने वाले पेरेंट्स अपने बच्चों को अगर वो ये शौक़ रखते हैं या उनकी ये ख्वाहिश है तो वो ख्वाहिश के पीछे कोई वजह जो रीज़निंग होती है वो बड़ी सॉलिड होती है। मतलब कि एक पढ़ा लिखा माँ बाप ही अपने बच्चे को उस जगह पे भेजेगा ना, लिहाजा उस बच्चे को बहुत सारी चीज़ें घर से मिल चुकी होती हैं। अच्छा, अब दूसरी तरफ आप देखें कि एक ऐसा बच्चा जो सरकारी स्कूल में जा रहा है, हो सकता है उसका बाप रिक्शा चलाता हो, चिंची चलाता हो सकता है उसका बाप किसी मोटर मैकेनिक हो, किसी वर्कशॉप पे काम करता हो या किसी अब वो अपने बच्चे को उस तरह से ग्रूम ही नहीं कर पाता। नतीजा ये होता है कि चूँकि वो ग्रूम नहीं कर पाता, अब दोनों बच्चों को आप नहीं कर सकते एक। अब ये तो रियासत का काम है ना, स्टेट का काम है कि उसने दोनों बच्चों को किस तरह से एक जगह पे वो लेके आना है। बाहर दुनिया में कहीं पे भी नहीं है कि एक सरकारी निज़ाम तालीम चल रहा है, उसमें एक कैम्ब्रिज का है, एक ऑक्सफोर्ड का है, इस सब के अंदर एक मदरसा हमारा सिस्टम भी मौजूद है, वहाँ से भी बच्चे पढ़ के आते हैं। अब इन 4 किस्म के बच्चों को आप इकट्ठा करके उनसे एक ही काम लें मुमकिन ही नहीं है। और फिर इन्होंने जाके ऊपर जाके जब ये ऊपर पहुँचते हैं तो ये एक डिफरेंट माइंडसेट है, इनको आपको ट्रीट भी डिफरेंट तरीक़ों से करना है। और फिर जब ये नौकरियों में आते हैं या जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो वहाँ पे भी आपको इनको और तरह से इनको वो करना है। आप इनको एक उससे नहीं हार सकते। I'll take you a little back। मैं आपको आप जब स्टार्ट में बात कर रहे थे उसकी गवर्नमेंट के निज़ाम की, आई वॉज थिंकिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि हम जो है वो लोग जो कि गवर्नमेंट में वही बच्चे पढ़ाते हैं जो कि नलायक होते हैं। बेसिकली जो नलायक होते हैं उनको गवर्नमेंट में डाल देते हैं, लेकिन जो लायक बच्चे होते हैं प्राइवेट में डाल देते हैं। जो टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं उनके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है उन बच्चों के लिए जो कि ऑलरेडी इतने, मतलब उनको पढ़ाई का शौक़ नहीं, ना घर से कोई इतना इनपुट है। सो हाउ कैन गवर्नमेंट सिस्टम्स कैन ब्रिंग अप? देखें, अब ज़रा आप निजी स्कूलों का भी हालत देख लें कि जो निजी स्कूल हैं ये छोटे छोटे घरों के अंदर बने हुए और वहाँ पे कोई ग्राउंड नहीं है, वहाँ पे कोई उनको वो वाला सिस्टम नहीं है। एटलीस्ट सरकारी स्कूलों में उनको खेलने के लिए सरगर्मियाँ, उनकी एक्टिविटीज़ जो अदर एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए ग्राउंड्स तो मौजूद होते हैं। अच्छा, दूसरी बात आपने जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो ये कि किस तरह से, देखें बहुत अनफॉर्चुनेट है कि आपकी प्रायोरिटी जो है वो टीचिंग नहीं है। यानी आप किसी भी बच्चे से पूछें कि तुमने बड़े होके क्या बनना है तो वो ये नहीं कहेगा मैंने उस्ताद बनना है। अच्छा, जब आपकी प्रायोरिटी टीचिंग नहीं होगी, टीचर बनना नहीं होगी, तो जो आपके पास जो सोसाइटी का बचा खुचा
जो तबका होगा वो टीचर बनेगा। बिल्कुल, और जब बिल्कुल बचा टीचर है। कुचा तबका टीचर बनेगा तो वो किस किस्म के स्टूडेंट्स को, जिन्होंने आगे आके आपका असेंबली में भी उन्होंने पहुंचना है, डॉक्टर्स भी वही बनेंगे, इंजीनियर्स भी वही बनेंगे, बाकी चीज़ें। तो फिर हमारे यहाँ एक चीज़ आपको नज़र आती है, जो स्टूडेंट है, जो तलबा हैं, वो सारे के सारे नहीं तो बेशतर ऐसे हैं जो रट्टे पे चल रहे हैं। वो अपनी मतलब एकेडमीज हैं, उन्होंने एकेडमीज में पढ़ना है। अकाउंटेबिलिटी तो है। देखिए अगर आप टीचर, बेशक आप, मैंने बहुत सारे ऐसे टीचर्स देखे, आई एम वन ऑफ दोज जिनको टीचर बनने का नहीं शौक था, बट आई बिकम अ टीचर एंड देन आई गेव माई 100%, ठीक है। और हम जेनेरिक बात ही कोट करते हैं, लेकिन बहुत सारे टीचर्स हैं जो 25-25 साल से पढ़ा रहे हैं, उनके फिंगर टिप्स पे जो चीज़ें वो पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा भी रहे हैं उन बच्चों को। हमारे यहाँ सिर्फ ये होता है कि हमने स्कूल में भेज दिया तो हमने कहा अब स्कूल ही सब कुछ करके बच्चे का पैकेज बनाकर हमें भेजेगा एक बेहतरीन बच्चा। हम खुद सोचें, जब एक ऐसा बच्चा है जिसके घर में रोटी नहीं है, जिसके घर में कुछ भी नहीं है, उसके माँ बाप उसे कहाँ घर आके कहेंगे कि आओ बैठो तुम होमवर्क करो, वो तो कहेंगे कि आप जाओ जाके कुछ कमा कर लेकर आओ। तो द सोशल इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ एंटायर कंट्री इज डिसरप्टेड बिकॉज वी आर डेवलपिंग कंट्री। हम स्कूल्स पर नहीं डिपेंड कर सकते इन द एंटायरली, क्योंकि स्कूल्स कैन नॉट डू एवरीथिंग। हमें पूरा इस डायनामिक को चेंज करने की ज़रूरत है। देखिए, मैं खुद आप पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाता हूँ, अलॉन्ग विद माई अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मैं एज ए विजिटिंग फैकल्टी 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो है मुंसलिक हूँ, काफ़ी अरसे से उनके साथ। लेकिन अहमद साहब, व्हाट डू यू ऑलवेज वांट टू बी अ टीचर? जी मैं नहीं बनना चाहता था। There you go. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरफ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। अब मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे टीचिंग शायद सबसे ज़्यादा पसंद है। अगर मुझे कोई प्रोफेशन सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है तो वो टीचिंग है। अच्छा, लेकिन मैंने एक चीज़ जो फील की है वो ये कि एक बहुत बड़ा गैप है हमारे करिकुलम के अंदर और जो प्रैक्टिकल है उसके अंदर, यानी थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत बड़ा गैप है। मसलन ये है कि वो वाले स्टूडेंट जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ और वो वाले स्टूडेंट्स जो नॉर्मल टीचर से पढ़ रहे हैं, जो मीडिया से नहीं है, क्योंकि मैं मीडिया पढ़ाता हूँ, मैं मीडिया रिलीजन एंड मीडिया पढ़ाता हूँ, मीडिया एंड पॉलिटिक्स पढ़ाता हूँ, अलॉन्ग विद जो अदर मीडिया सब्जेक्ट्स हैं। IR में ये 2-3 सब्जेक्ट्स भी मौजूद हैं। अच्छा, तो मैं देखता हूँ कि जो आम टीचर है, जो मीडिया को दूर से एक खास एंगल से फील्ड का आइडिया नहीं है, वो जब पढ़ाते हैं तो वो बिल्कुल और तरह से पढ़ा रहे होते हैं। अच्छा, जब हम पढ़ाने बैठते हैं तो हम उनको और तरह से पढ़ाते हैं, तो वो कहते हैं जी हमने तो इससे पहले ये चीज़ें नहीं देखी थी, हमें तो नहीं पता ये जो इनसाइड स्टोरीज़ हैं या जो जिस तरह के तरीके से आप पढ़ा रहे हैं। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल का ये जो फ़र्क है, इसने एक गैप पैदा कर दिया है और ये गैप दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। मैं बताऊं, आपका जो ये बहुत अच्छा किया है कुछ इंस्टीट्यूट्स ने, स्पेशली जहाँ पे अब मेडिकल जो इंस्टीट्यूट्स हैं, कि उन्होंने जो पढ़ाने वाले टीचर जितने भी हैं वो सारे के सारे डॉक्टर्स हैं और वो हैं जो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं। लेकिन हमारे प्रैक्टिसिंग इंजीनियर्स जो हैं वो नहीं पढ़ा रहे। तो आपके इंजीनियरिंग किस तरह की हो रही है? आपने ये बात की, मुझे इससे बात, आई एम सो सॉरी टू कट यू ऑफ, क्योंकि मुझे ये बात याद रहेगी। इसी तरह मैं कल बात कर रहा था, तो मैं वन ऑफ माई फैमिली मेंबर वाज सेइंग कि बाकी सब ममालिक में तालीम फ्री है, ये वाहिद मुल्क है जहाँ पर तालीम इतनी महंगी है, ठीक है, आपको 50-50 लाख रुपए देते हैं। मैंने कहा आई एम सॉरी, प्लीज स्टॉप राइट है। पाकिस्तान में मेडिकल भी, इंजीनियरिंग भी सब गवर्नमेंट में कराई जाती है, मेरिट होता है। कहते हैं हाँ जी इतना ऊंचा मेरिट रख देते हैं। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, अब आपको मेरिट पे भी इशू है, बिकॉज ये डेवलपिंग कंट्री है, हमारे वसाइल लिमिटेड हैं। उस वसाइल के साथ भी अगर एक मुल्क आपको गवर्नमेंट में चीजें दे रहा है तो इट्स ऑफ कोर्स इट्स मेरिट बेस। वो कहते हैं वहाँ तो सिफारिशों से कितने सिफारिश हो जाएगा, 10 लोग सिफारिश हो जाएंगे। नहीं, कोई सिफारिश नहीं होती। इतना कंपटीशन होता है कि कोई सिफारिश नामुमकिनात में से एक है। एक आधा कोई, मैं कहती हूँ कि 100 के बैच में हो जाती होगी सिफारिश। मेरा मेरिट पे दाखिला हुआ था और वहीं जहाँ मेरे साथ जो लोग पढ़े थे उनकी 60,000 फीस थी, मेरी 18,000 रुपये फीस थी यूनिवर्सिटी में, इसलिए क्योंकि मैंने उतने मार्क्स लिए थे जितने का क्राइटेरिया था, और बहुत सारे नालायक थे जिन्होंने नहीं लिए थे उतने मार्क्स। तो अब वो यूनिवर्सिटी वाले उनको पीछे जाके पढ़ाएंगे तो नहीं ना, आपने खुद वो मार्क्स इतने स्कोर कर रहे हैं कि आपको आगे जाके वो बर्डन फील ना हो, आपके पेरेंट्स को वो इकोनॉमिक बर्डन ना भुगतना पड़े। ये जो सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो तो मेरा कहने का मकसद ये है, मतलब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, द निज़ाम ऑल्सो हैव टू गेट फिक्स्ड, बट द पीपल नीड्स टू बी गेट फिक्स्ड एज वेल। हम लोगों को भी ठीक होने की बहुत ज़रूरत है। हम ज़्यादातर उम्मीदें दूसरों से लगाकर बैठते हैं और ख़ुद कम काम करते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल बजा है। मसला ये है कि हमारे यहाँ नंबर 1 पढ़ने का रुझान ही नहीं है जी। बच्चों को सबसे बुरी चीज़ अगर कोई लगती है तो वो उनको पढ़ना लगता है।
वो कहते हैं पढ़ने के अलावा हम हर काम करने के लिए तैयार हैं। अब देखिए कि आपने बड़ी अच्छी बात की कि आपने चूँकि मार्क्स लिए, आपने मेरिट पे पूरा उतरी और आप वहाँ तक पहुँच गई। अब वो वाले पेरेंट्स जिनके बच्चे ना पढ़ते हैं ना मार्क्स अच्छे लेते हैं, उनके पास पैसा भी है, वो कहते हैं अच्छा यार पैसा दे के हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं, फिर भी उनको वो नहीं मिल रहा, तो इनफैक्ट उनके अपने बच्चे नालायक हैं। अब नालायक लोगों को तो आप लायकों के साथ नहीं बिठा सकते ना, गधे और घोड़े में कोई फ़र्क तो होना चाहिए ना। ये बात दुरुस्त है कि हमारे यहाँ शिकवा जितना भी किया जाता है वो इसलिए किया जाता है कि वो उस जो उन्होंने एक जो रेड लाइन रखी होती है या जो मेरिट एक बनाया होता है उस मेरिट तक एक्सेस नहीं कर पाते। नतीजा ये होता है कि वो गाली देना शुरू कर देते हैं, बुरा भला कहना शुरू कर, ओ नहीं जी सिस्टम नहीं ठीक, मेरिट नहीं ठीक। या अब अगर मेरिट को फॉलो किया जाता है तो भी मेरिट ख़राब है, और अगर मेरिट को फॉलो ना किया जाए तो भी मेरिट ख़राब है। लिहाजा हम आवाम के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, आवाम ज़्यादा और तरीके से सोच रही है, ये बात दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, देन अगैन ये इंटायर सिस्टम की जब हम बात करते हैं, हम लोग कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बोथ एंड पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू टेक ओवर, बट अब जो निज़ाम है उसमें पेरेंटिंग में ये आ गया कि सोने पे सुहागा कि अब ये सोशल मीडिया आ गया, ठीक है। और मुझे हैरत होती है कि कहते हैं हमारा बच्चा 3 घंटे पढ़ता है, हमने उसे 1 घंटे इजाज़त दी है सोशल मीडिया की। क्यों? क्या आपने उससे यूटिलिटी पूछी है कि इसका क्या आउटकम है? मैं वो चीज़ इस्तेमाल करने देना जिसका कोई कुछ हासिल है, इसका कोई हासिल नहीं है। आपने उसका इंटरेस्ट एक जगह डेवलप कर दिया है, वो पढ़ता ही सिर्फ 3 घंटे इसलिए क्योंकि उसे 1 घंटा सोशल मीडिया चाहिए। वो पढ़ इसलिए रहा क्योंकि उससे आगे जाना है, वो इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि उसने वो टिकटॉक, उसने वो इंस्टाग्राम वो यूज़ करना है। जब मेरी बहन ने मुझसे कहा कि मैं ये करना चाहती हूँ यूज़, मैंने कहा आप मुझे प्लीज़ एक वजह बता दें कि इससे क्या फ़ायदा आपकी ज़िंदगी में आएगा। इनपुट क्या है? She did not have an answer, उसके पास कोई जवाब। कहते दोस्तों से बात करें, मैंने कहा व्हाट्सएप। देखिए एक चीज़ को हमें ना समझना होगा, बच्चा पैदा होता है ना, स्पेशली बेटे पैदा होते हैं तो माँ बाप एक कहना शुरू कर देते हैं एक बात, और जी जो कुछ कमा रहे हैं बच्चे हंसते तक कमा रहे हैं। अच्छा, अब बच्चे के ज़हन में ये बात है कि ये घर भी मेरा है, ये बाबा का बिज़नेस भी मेरा है, ये गाड़ी भी मेरी है, बाबा इन जिन मुलाजमों के ऊपर जो हुक्म चला रहे हैं कल को मैंने भी इनके ऊपर हुक्म चलाना है। और बाप से खूबसूरत बात। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ये उसकी टेंडेंसी बन जाती है, वो इसी तरह से सोचना शुरू कर देता है। पढ़ के क्या सॉरी, आई वांट यू टू स्टॉप राइट है, हम इसको ब्रेक क्या के वापस करेंगे। इतनी खूबसूरत आपने बात की है। ये इसी तरह निदा यासिर ने रिसेंटली, हलीमा ने इसका जिक्र किया था कि जब वो कह रही थी कि अपने बच्चों को हम कहते हैं कि हम बिजनेस क्लास में बैठेंगे, आप इकोनॉमिक क्लास में बैठेंगे, बिकॉज यू विल टेस्ट दैट। और आपकी इतनी अच्छी बात है कि जब हम बच्चों के सामने कहते हैं ना कि कमाया हुआ सारा तेरा है, तो वो कहते हैं ओ ऐसे मेरा है। ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, यहीं से बात शुरुआत करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह। हम बहुत मज़ेदार सी बातें कर रहे थे, बड़े मज़े की बातें की। तो ये बड़ा जुमला होता है, एक देसी जुमला होता है जिसमें हम ये कहते हैं, हम ये मैंने भी वो हमें उससे सैंडविच दिया है, ज़ैनब ने साथ साथ चखा भी रही है, बड़ा मज़े का था, आई रियली लाइक इट। तो मैं ना जितने ज़्यादा खा लूँ मुझे पता नहीं चलता फ्रेंच टोस्ट का। सो कमिंग बैक, तो हम ये बात कर रहे थे, अक्सर ये देसी घरों में कहा जाता है कि मेरा जेड़ा है ना मेरे पुत्र दा है, इंशाल्लाह मैं कमा किस ले रहा, तेरे लिए कमा रहे हैं। तो क्या ये छोटे छोटे जुमले क्या आपको अथॉरिटेटिव बना देते हैं? क्या आपको ये बना देते हैं कि आपके पास सब कुछ प्लेट में रखा हुआ है और आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, यू हैव एवरीथिंग राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू? इसके क्या क्या अलमिया हो सकता है, इसके क्या पोटेंशियल एंगल निकल सकते हैं, हम जानेंगे अहमद साहब से। अहमद साहब, हम सब कहते हैं, हमारे वालिदैन को हमने सुना है कि मेरा है किसका, तेरा ही तो है, मैंने कब्र में लेके जाना है। तो क्या ये जुमले ठीक हैं? नहीं ठीक। देखें, आप ज़रा उन सोसाइटीज़ की तरफ देखें जो हैं तो काफिर, हम उनको काफिर कहते हैं ना, लेकिन हमसे बहुत आगे हैं वो। जी बिल्कुल। वो क्या करते हैं, उनका बच्चा जैसे ही एक ख़ास एज को पहुंचता है, चाहे वो हमारे लोग जो वहाँ रह रहे हैं या उनके अपने लोग, उनको कहते हैं, वो अपने बच्चों को कहते हैं कि जाएं जी जाके कमाएं, इंडिपेंडेंट। अब वो इंडिपेंडेंट काम कर रहे होते हैं। मैंने छोटे बच्चों को, ओ लेवल्स के बच्चों को, ए लेवल्स के बच्चों को वाइट वॉश करते देखा है,
घरों में अखबारें फेंकते हुए देखा है, मैंने उनको वो वाले काम करते देखा है जो शायद हमारे बच्चे ना करें और हमारे वालिदैन भी नहीं पसंद करेंगे कि हमारा बच्चा ये वाला काम करे। वहाँ पे तो जॉब्स लिमिटेड होती है फॉर अंडरग्रेड्स, वो कहते हैं Yes. ये जॉब है ही अंडरग्रेड्स की, उनके हम नहीं लिए। देते किसी और को। बिल्कुल, और वो करते हैं जाके सो मच सो कि उनके जो तालीमी इदारे हैं वहाँ पे भी ये चीज़ मैंडेटरी है कि अनटिल कि वो बच्चा वो इतने आवर्स काम नहीं करेगा उसको डिग्री नहीं देते। डिग्री नहीं मिलेगी, इशू नहीं अब मुझे बताइए कि उन्होंने अपने बच्चों को काम की आदत खुद डाल रहे हैं, इंस्टीट्यूट काम की आदत डाल रहे हैं ना, और हम क्या करते हैं, हम कहते हैं नहीं पुत्र तू कोई काम नहीं करना। बच्चे को कभी ये नहीं कहेंगे कि गाड़ी के ऊपर कपड़ा भी मार दो, वो ड्राइवर को ही कहना है कि तूने गाड़ी के ऊपर फल्ला, कपड़ा ये तो मारना आपने बहुत दूर की बात कर दी। बच्चा आजकल कुछ खा भी रहे हैं तो कह रहे हैं यहीं पड़ा रहेगा, ये जो कोई आएगा तो उठा लेगा। बट हैट्स ऑफ टू HSC, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने ये किया हुआ है कि क्रेडिट आवर्स में कुछ 60 आवर्स या 20 आवर्स कुछ इस तरह के आवर्स रखे हुए कि इंटर्नशिप करेंगे देन दे विल गेट इट। फिर एक CSP आवर है जो कि कम्युनिटी सपोर्ट प्रोग्राम के आवर्स है, वो उन्होंने इनकलकेट किए हुए, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इससे स्केप कर लेती हैं अपने आप को, वो नहीं करती। हमारे साथ कॉलर मौजूद है, याहिया। अस्सलाम वालेकुम याहिया, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और माशाल्लाह आज तो जामनी कलर जबरदस्त लग रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, यू बोथ लुकिंग वेरी ग्रेट। अल्लाह ताला आपको खैर आफियत में हमेशा रखे। थैंक यू सो मच। पहले तो आपके मेहमान को बहुत सलाम हो, और जाहिर है बहुत अच्छा टॉपिक है। मैं समझता हूँ कि देखिए बात ये है कि मैं सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि तालीम और शऊर में एक जो तालीम आपको शऊर ना दे सके तो तालीम नहीं है। मेरी नज़र में शऊर देना बहुत ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली जो रिफॉर्म की ज़रूरत है ना हमारे पूरे तालीमी निज़ाम में और हर निज़ाम में ज़रूरत है। हम जब तबलीग कर रहे होते हैं ना उसमें भी रिफॉर्म की ज़रूरत है। यू शुड अकॉर्डिंग टू द टाइम, जो आपका टाइम एरा चल रहा है, अगर मैं अपने बच्चों को भी समझाना चाहूँ तो मुझे उस एरा में जाके सोचना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह सकता कि यार मेरे ज़माने में ये होता था, मेरे ज़माने में वो होता था। भाई यू आर लिविंग इन नाउ 2025, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, और जो रियलिटीज है वो आपको समझनी पड़ेंगी, तब आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब एक आप जनरेशन गैप की बात की, मेरा इनसे सवाल ये है कि देखें हमारे यहाँ जो है ना तालीम जो है ना इस तरह की हो रही है कि बड़ी कन्वेंशनल किस्म की आज भी तालीम हो रही है, उसी तरह डिग्री लेके निकल रहे लोग ने। लेकिन अब दुनिया चेंज हो रही है, कुछ चेंजेस हमारे यहाँ भी आ रही है, जो लोग बच्चे काम करें नए तौर पे काम करें। लेकिन एकेडमिकली जो हमारे यहाँ जो एक मैसिव स्केल में जो पब्लिक सेक्टर के अंदर जो हमें रिफॉर्म चाहिए एजुकेशन का, वो हमारे यहाँ नहीं है। वही टिपिकल तालीम है, वही सब कुछ है। तो आप क्या समझते हैं कि इस सिलसिले में हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि जब मैं आज अच्छी यूनिवर्सिटियाँ हैं, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं, लेकिन उनका अप्रोच तो उनकी तो जो कैपेबिलिटी है कुछ लोग ही हासिल कर सकते हैं ना। अब मैसेज तो नहीं हासिल कर सकते जब तक हमारे मैसेज जो है उसको नहीं ये। अच्छा याहिया, अगर आप कहें तो इस सवाल को थोड़ा रिफेस करके दूं, क्योंकि देखिए अकाउंटेबिलिटी या रिफॉर्म लाना किस में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, वहाँ पे तो हमारे बच्चे पढ़ते नहीं है क्योंकि हमें उसकी करिकुलम पे ट्रस्ट नहीं है। नहीं ऐसा, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों नहीं पढ़ रहे। यही तो चीज जब तक चेंज नहीं करेंगे। याहिया, द क्वेश्चन इज कि अकाउंटेबिलिटी तो यहाँ प्राइवेट स्कूल्स की भी नहीं है, करिकुलम वो भी जो करा रहे हैं दे नॉट फॉलोइंग इट। लेकिन वो सब कुछ सही है, अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ एजुकेशन आप पैसे दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो मिल ही रही है ना। यहाँ तो जब बच्चों को कुछ पढ़ा, बच्चों को जब स्कूल की इमारतों के अंदर गधे बने हुए होंगे, हमारे यहाँ ऐसे इदारे हैं, तो फिर वो क्या तालीम हासिल करेंगे? आप That's a good point to bring it on. Thank you so very much याहिया इस तरफ लेकर आने के लिए। हलीमा, I will discuss it with you and take the question to अहमद साहब। प्राइवेट स्कूल में भी क्या हो रहा है, मिड टर्म हो रहे हैं, मंथली टेस्ट हो रहे हैं, इस तरह तो आप, आई एम सो सॉरी टू से, किसी जानवर को भी सिखाएं तो वो भी आपको टेस्ट देकर बता देगा जितने आप उसकी एग्जाम ले रहे हैं। क्या बच्चे समझ रहे हैं? क्या बायोलॉजी की जो एनाटमी है वो उन्होंने रट्टा मारा हुआ है कि यहाँ पे हार्ट होगा, यहाँ पे किडनी होगी, यहाँ लिवर होगा, इस तरह रट्टा मारा हुआ है कि दे नो द एनाटमी व्हाट इट इज? क्या कितने स्कूल ऐसे प्राइवेट हैं जो इन डेप्थ बच्चों को कॉन्सेप्ट दे रहे हैं रादर देन वहां पे भी रट्टा ही है? व्हाट इज और सेमेस्टर सिस्टम और क्योंकि वो पेपर्स पास याद करके वही सवाल उसी को रद्दोबदल करके कैम्ब्रिज भी देता है, कोई इतने चेंजेस नहीं देते। मैंने खुद किया हुआ है। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? एक बादशाह सलामत थे, उसके एक वज़ीर था, तो उसने अपने वज़ीर से कहा कि ये बताओ कि इस मुल्क में कितने अंधे हैं और कितने अकल के अंधे। तो उसने कहा अच्छा बादशाह सलामत, मुझे एक हफ़्ता दे, मैं आपको एक हफ़्ते के बाद बता दूंगा। वो वज़ीर साहब जो हैं वो जाके एक जगह बैठ गए और उन्होंने ना जो बान होता है ना जिससे चारपाइयाँ वगैरह बुनते हैं वो रख लिया और वो बेचना शुरू कर दिया। अब जो भी उनके पास से गुज़रे तो वो वज़ीर को देखे, उसको कहे वो तुम ये क्या कर रहे हो? तो उसने कहा इसका नाम अंधों में लिख लो। अब जो भी उसके पास से गुजरे वो उससे यही सवाल करे कि तुम क्या कर रहे हो। तो एक दिन वो बादशाह सलामत भी वहाँ से गुजरे तो उन्होंने देखा कि उनका वज़ीर वहाँ पे बान बेच रहा है।
तो वो नीचे उतरे अपनी बग्गी से और आके बादशाह को वज़ीर को कहने लगे, बादशाह सलामत कि वज़ीर तुम ये क्या कर रहे हो। तो उसने कहा बादशाह का नाम भी ना इनमें अंधों की फहरिस्त में लिखो। अच्छा, जब बादशाह के सामने पेश हुआ 1 हफ्ते के बाद, तो उसने अपनी वो लिस्ट पेश की। उसने कहा बादशाह सलामत इतने लोग जो है ना वो अंधे हैं। तो उसने कहा ये तुमने मेरा नाम क्यों लिखा है, सीख पाओगे। उनका इसलिए कि मैं वहाँ पे बान बेच रहा था और आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो, और आपको ये पूछना चाहिए कि तुम ये बान क्यों बेच रहे हो। तो आपका क्वेश्चन ही गलत है ना। बात यह है कि हमारे यहाँ हम जब चीज़ों को लेते हैं, हम उसकी उन डायनेमिक्स और जो उनकी बुनियाद होती है उसको समझे बगैर हम चीज़ों को आगे लेकर चल पड़ते हैं। मसलन ये है, आपने जिस उसकी बात की है, देखें कंसेप्चुअल एजुकेशन पाकिस्तान में नहीं है। हमारे यहाँ आप बाहर लेके जाएं तो वो टी फॉर ट्री पढ़ाते हैं, लेकिन ट्री के साथ इंटरेक्ट भी कराते हैं बच्चे का। वो बताते हैं कि ट्री का शैडो भी होता है, ट्री की रूट्स भी होती हैं, और ट्री जो है इसकी लीव्स भी होती हैं, इसका तना होता है, इसका ये तो वो पूरा। तो उससे जब वो इंटरेक्ट करता है, हो सकता है, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं कि क्या ये कंपैरिजन हो सकता है जिनके पास फुल इक्विप्ड रिसोर्सेज हैं। थोड़ा सा ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो। एक आखिरी चीज़ जिसके हवाले से बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत सारी जगहों पे बात होती है लेकिन कंक्लूजन जो है वो नहीं आती। उस कंक्लूजन पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हमने जो है वो ज़ैनब के पास जाना है किचन में। मुझे बताएं, हम मसाइल के हवाले से हमेशा बात कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बात कर सकते हैं। मसाइल हैं ही इतने ज़्यादा कि उनको डिस्कस जितना भी किया जाए उतना कम है। लेकिन एक आम आदमी, मैं यहाँ बैठी हुई, इसका एक क्या हल सोच सकती हूँ कि हाँ मैं ये करूँ तो शायद ये हल की तरफ चला जाए। क्योंकि अगर हम ये बात करने लग जाएंगे कि हुकूमत ये करे, पाकिस्तान ये करे, इदारे ये करें, स्कूल्स ये करें, तो वो एक बहुत लंबी बहस हो जाएगी। वो पता नहीं कभी होगा भी या नहीं। मुझे क्या करना चाहिए बहैसियत एक अच्छा पाकिस्तानी? देखिए, हम ना हम सब मीडिया के लोग हैं। एक वक्त था ये जो सैनमे के ऊपर चलती है ना, ये इसको 35 mm के वो बोलते हैं, ये स्टिल्स होते हैं। हमारे यहाँ भी 1 सेकंड के अंदर 25 फ्रेम होते हैं। 25 फ्रेम चलेंगे तो ही वो फिल्म चलेगी। और वो जो 25 स्टिल जिसको गिस्टॉल बोलते हैं, वो 25 स्टिल चलेंगे तो ही आप सैनमे पे। अब अगर 1 सेकंड में मैंने कान पकड़ने हैं तो उसके ये 25 फ्रेम बनेंगे। तो आप इसको एक सीक्वेंस से चलाएंगे तो हर इंडिविजुअल सोसाइटी का स्टिल है जी। अच्छा, इसमें से अगर 2 स्टिल निकाल दें तो जरक आएगा, ठीक है, और अगर आप 10 स्टिल निकाल दें तो गड़बड़ा जाएगी ना। हमें अपना रोल अपनी ईमानदारी, बहुत ईमानदारी से प्ले करना है, ये सोचे बगैर कि इसका असर सोसाइटी पे होता है या नहीं होता, पॉजिटिव होता है या बहुत पॉजिटिव होता है, ये तय करना शायद हमारा काम नहीं है। हमारा काम ये है कि हमने किस तरह से अपने हिस्से का बेस्ट देना है। और यकीन करें, ये सोसाइटी की फ़िल्म बहुत अच्छी चल सकती है। ये बहुत मज़ेदार डिश होगी। लोग मुझसे अभी आप खाने की बात कर रहे हैं, देखें चाय है ना, चाय का एक रेसिपी है। अगर मैं आपसे कहूँ कि चाय बनानी है, 2 कप चाय बनानी है, या हम 3 लोग हैं 3 कप चाय बनानी है, तो किस तरह से बनाएंगे? उसमें हम 2 कप पानी डाल देंगे, 1 कप दूध डाल देंगे, थोड़ी सी हम 2 चम्मच या 3 चम्मच चीनी डाल देंगे, थोड़ा बहुत नमक डाल देंगे अगर किसी को ज़रूरत है, और फिर उसको हम पत्ती डाल के उसके अंदर और उसको हम बॉयल करेंगे ऐसी। अच्छा, लेकिन अगर हम ये करें, मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ कि हम 3 कप दूध डाल दें, 3 कप पानी डाल दें, 3 कप पत्ती डाल दें, 3 कप उसमें चीनी डाल दें, तो क्या वो चाय रहेगी? नहीं रहेगी ना। इसी तरह जो सोसाइटी की चाय है उसकी डिलिशियसनेस ही तभी है कि जब मुख्तलिफ मिकदारों के लोग उसके अंदर शामिल होते हैं। बिल्कुल ठीक कोई पत्ती है, कोई चीनी है, कोई नमक है, कोई पानी है, कोई दूध है, और फिर वो मिलके उसकी डिलिशियसनेस को शक्ल जो है वो इख्तियार करते हैं। तो आंटी जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी है तलत आंटी? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, हमारे तीनों बच्चे कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आज मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं तो आपके प्रोग्राम पर वो करती हूँ ना तबसरा। जी जी। आपका प्रोग्राम मैं पिछले हफ्ते से जो जरा लाइट का थोड़ा हिसाब किताब सही हुआ है ना, आप लोग अपनी पुरानी फॉर्म में हैं।
शुक्रिया। बहुत शुक्रिया तलत आंटी, बहुत और शुक्रिया। आज तो हुमायूं जो है ना, उनका तो बड़े अपर लेवल पे नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया तलत आंटी, बहुत शुक्रिया। हैं? कुछ ज़्यादा मतलब हाँ, नहीं बहुत अच्छा लगा। और आपके मेहमान जो है ना, पिछले वीक में जो है ना, इतने बेहतरीन आपके मेहमान आए हैं और आज भी इतनी अच्छी गुफ्तगू चल रही है। बस मैं इस हवाले से एक, आपने मेहमान को मेरा बहुत बहुत सलाम वालेकुम कहिएगा। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जाहिर है मैं उनका वो पूरा तो मुझे वो मिल ही नहीं सका। आप एजुकेशनिस्ट नहीं क्या? जी जी, एजुकेशन से ताल्लुक है, मीडिया स्पेशलिस्ट भी हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं। अच्छा माशाल्लाह। क्या इसमें गिरामी? अहमद सगीर साहब। अच्छा है, आपको मेरा बहुत सलाम कहिएगा। अच्छा, गुफ्तगू तो खैर जो चल रही थी, लेकिन यहाँ पे बस मैं एक बात ये कहना चाहूँगी, शायद आप लोग इससे इत्तेफाक करेंगे, मेरा ख्याल है कि हमारे अंदर ना खुद एहतसाबी ख़त्म हो गई है, सेल्फ असेसमेंट। बिल्कुल। हम चाहे ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में हो, इवन ये कि मैं अगर स्वीपर भी हूँ ना, तो मेरी वो सेल्फ असेसमेंट नहीं है। मैं अगर गार्ड भी हूँ तो सेल्फ असेसमेंट नहीं है। अगर ये चीज़ हमें पैदा हो जाए ना, तो आज तो आप देखिए ना, लोगों को उनके वो चेक करने के लिए CCTV कैमरे लगा दिए गए हैं। बताइए, क्लासरूम्स में लगा दिए गए हैं कि वहाँ पे क्या होता है। तो बात देखिए ना, ये जो खारजी दबाव होता है ना, ये अंदरूनी दबाव को ख़त्म कर देता है। लेकिन बहरहाल अब ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ जो साइंस तरक्की कर रही है और जोड़ी, तो वो चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन इसमें हमारी जो है ना एथिक्स को भी बड़ा दखल होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इंसान को खुद अपने बारे में जो है वो सोचना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। हम किचन में चलते हैं तीनों, और उसमें फिर जो है वो हमारे साथ एहसन की कॉल भी है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आप सबको और आपके मेहमानों को और देखने वालों को। मैंने आपका प्रोग्राम अभी ज्वाइन किया, लेकिन मैंने जो कुछ सुना उसमें मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपके मेहमान जो हैं माशाल्लाह वो एक कोनामख्श माहिर तालीम भी हैं, सहाफ़ी भी हैं और मुख्तलिफ फील्ड की नॉलेज रखते हैं। मेरा सवाल इनसे यही है, क्योंकि वक्त हमारा एक तो ये कि जो हमारे स्टूडेंट तालीम हासिल कर रहे हैं, चाहे वो मैट्रिक, इंटर ओ लेवल हो या यूनिवर्सिटी लेवल की हो, तो उनके लिए सोशल मीडिया या इंटरनेट के जरिए मुख्तलिफ अपनी रेलिवेंट फील्ड की नॉलेज हासिल करना कितना मददगार हो सकता है। दूसरा अहम तरीन सवाल ये है कि जैसे इनकी नॉलेज है, पहले लोगों की एक नॉलेज होती थी कि वो अपने जिसमें मास्टर्स किया है या जो सब्जेक्ट पढ़ा है, उसके अलावा भी मुख्तलिफ मौज़ूआत, शेर व अदब, सहाफ़त और मुख्तलिफ टॉपिक पे बड़े अच्छे एतमाद से गुफ्तगू कर सकते थे। उनके पास एक नॉलेज होती थी, या वो चीज़ अब नज़र नहीं आती। सिर्फ अपने ही सब्जेक्ट में लोग बात कर सकते हैं, उनमें वो इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं। क्या उसकी वजह मुताले की कमी है, या फिर वो गुफ्तगू के फुकदान हो गया है, लोगों का मिलना जुलना, ऐसा क्यों है? हम ब्रीफली इसका नोट लेंगे कि वक्त थोड़ा सा हमारे पास कम है। मेरा ख्याल है जी। कि इसकी जो वजह है वो ये है कि जो पढ़ाने वाले लोग थे वो उनको उन लाइंस पे ग्रूम कर ही नहीं पाते। रन ऑफ द मिल स्टफ है। स्टूडेंट्स हमारे किसी से पूछ लें कि आपको शायरी आती है, वो कहते हैं जी शायरी के अलावा सारी बातें आती हैं, शायरी नहीं आती। चलिए जी, हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। ज़ैनब, आप बता देती हूँ। यहाँ पे जो फ्रेंच टोस्ट मैंने डिपर के साथ बनाए थे, डिपर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो स्लाइस आप डिप करके जो है वो सॉस के साथ खा सकते हैं। अंडे इसमें मैंने 4 अदद जो हैं वो ऐड किए हैं, उनको फेंट लिया है। चीनी इसमें बारीक वाली वो आधा कप मैंने यूज़ की है। दूध आधा कप यूज़ किया है। क्रीम 1/4 कप मैंने इसमें डाला, और इन सब चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। वनीला एसेंस जो है अंडों की स्मेल को ख़त्म करने के लिए आधा चाय का चम्मच इसमें जाएगा। और ब्रेड के स्लाइस आप अपनी शेप में कैसे जैसे आपका हम काट लें। कैस्टर शुगर जो है वो फ्राई करने के बाद उसमें आप डिप करना चाहें तो क्रंच सा जो है वो आ सकता है। चॉकलेट गनाश बनाने के लिए मैंने चॉकलेट 1 कप ली है और क्रीम 1 कप ली है, और इस दोनों चीज़ों को माइक्रोवेव के लिए 1 मिनट के लिए, तो आपकी जो चॉकलेट डिप है वो भी बन जाएगी। तो बेहतरीन हो गया। थैंक यू सो मच ज़ैनब, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही ज़बरदस्त बनाया। हमने तो बल्कि ब्रेक में खा के भी जो है वो देखे हैं। आप सबसे एक गुजारिश है हमारी कि आप लोगों ने जब कॉल कर रही हो, सवाल कर रहे हो, बहुत अच्छे, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन किस्म के आप लोगों के सवाल होते हैं। कभी कभी वो चीज़ें हमारे दिमाग में भी नहीं आती जो जिसकी तरफ आप लोग जो है वो हमें लेके जाते हैं। लेकिन दरख्वास्त सिर्फ ये है कि थोड़ा सा वक्त की मुनासबत से कॉल कर लिया करें। काफ़ी टाइम होता है, 2 घंटे का टाइम हमारे पास मौजूद होता है। उस टाइम पे आप लोग कॉल क्या करें ताकि हम अच्छी तरह से आपके सवाल का जो है वो जवाब दे सकें। इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा हसल होती है, हमने ज़ैनब के पास भी आना होता है, ये रेसिपी भी चलनी होती है,
हमने कॉलेज भी लेने होते हैं और एक के बाद एक कॉल जब आती है हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। ये तो छोटी सी एक दरख्वास्त थी आप लोगों से। बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपके आने का। हमेशा जब आप आते हैं यकीनन हमारी नॉलेज में कोई ना कोई इजाफा करके जाते हैं, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया ज़ैनब आपका इतने अच्छे खाने बनाने के लिए। थैंक यू सो मच हुमायूं फॉर योर स्माइलिंग फेस ऑलवेज। हम यहाँ पे आप लोगों से जी इजाज़त लेते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।